तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीआई। एमपीआई क्या होता है दोस्तों? एमपीआई का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का मतलब होता है बहुआगामी निर्धनता सूचकांक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स जो होता है, यही इसी के थ्रू हमें पता लगता है कि हमारे देश की जो गरीबी का या जो निर्धनता का रेशो है वो कितना है। इस तरीके से यहाँ पर हम पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स पढ़ना काफी जरूरी होता है। इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये तीन चीजों पर, ये जो मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स होता है तीन पैरामीटर्स पर होता है। तो आज के इस वीडियो में यही सीखेंगे कि जो मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स होता है वो क्या होता है और कितने पैरामीटर्स पर आधारित होता है और इसमें क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो निर्धनता होती है, जब तक उसकी बेसिक निर्धनता जब भी होती है जब किसी भी व्यक्ति की बेसिक रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट नहीं होती। ठीक है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे कि फूड हो गया, क्लोथ हो गए, यानी कि फूड, खाना, कपड़ा, ठीक है, और आपका हाउसिंग हो गया, ठीक, इसके बाद हेल्थ हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हेल्थ हो गया, और आपका क्या हो गया? एजुकेशन हो गया। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर ही हमारे देश में क्या पॉवर्टी है ये पता लगती है। तो मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स जो होता है, ये 3 डायमेंशंस होते हैं पॉवर्टी के, यानी कि 3 आयाम हैं जो आपको बताते हैं कि देश के अंदर किस तरह की पॉवर्टी और कितनी है। तो 3 आयाम कौन कौन से होते हैं? पहला इसमें आता है हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य। ठीक है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन यानी कि आपका क्या हो गया? शिक्षा हो गया। इसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है आपका रहने का तरीका क्या है। ठीक है, तो हेल्थ का मतलब कि आपको जो वेटेज दी गई है कि आपको 1/6 की जो वेटेज दी गई है, इतना अगर आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है तो इट मीन्स कि आप एक पॉवर्टी लाइन से बाहर हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी को 1/6 की इंपोर्टेंस दी गई है। इसके बाद एजुकेशन में कि आप कितने ईयर ऑफ स्कूलिंग आपने पूरा किया है। स्कूल अटेंडेंस क्या है? स्कूल अटेंडेंस बहुत मैटर करती है। एक्चुअली ये आपको ये भी दर्शाती है कि आप अगर स्कूल से इतनी लीव्स ले रहे हैं तो वो किन बेसिस पे ले रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हो, इस वजह से आप स्कूल में लीव्स वगैरह ले रहे हैं। ठीक है, तो स्कूल अटेंडेंस बहुत मैटर करती है। इसके बाद आपका लिविंग स्टैंडर्ड में कि आप कुकिंग फ्यूल क्या यूज करें, अभी भी आप वो ईंधन का यूज करें या जो गैस होती है, इन सभी चीजों का यूज करें, तो इन्हें भी इतनी वेटेज दी गई है। सैनिटेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सैनिटेशन का मतलब होता है कि खुले में शौच। ठीक है, कि आपके पास जो सैनिटेशन की उचित सुविधाएं उपलब्ध है या नहीं है। ठीक है, एक होता है ना कि कई सारी स्टेट ने 100% डेफिकेशन फ्री, ठीक है, तो डेफिकेशन फ्री स्टेट घोषित कर दिया है। डेफिकेशन फ्री स्टेट का मतलब है कि वहां के जो लोग हैं वो 100% खुले में शौच नहीं करते हैं। ठीक है, तो सैनिटेशन को भी कितना वेटेज दिया गया। ड्रिंकिंग वाटर यानी कि आप जो पानी पी रहे हैं वो उसमें कितनी शुद्धता है, क्योंकि देखिए अगर ड्रिंकिंग वाटर सही नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी तबीयत खराब होगी, और तबीयत खराब होगी तो आप लोग धीरे धीरे निर्धनता की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि हेल्थ इज अ वेरी मेन फैक्टर। ओके गाइस, तो वही कहने वाली बात होती है ना कि तन अच्छा तो सब अच्छा। ठीक है, तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आपको जो है मतलब ड्रिंकिंग वाटर है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो बिजली है वो आप तक पहुंच रही है, यानी हाउसिंग। असेट्स का मतलब होता है परिसंपत्ति। परिसंपत्ति से मेरा मतलब है कि आपके पास जो रहने के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, मैंने बोला ना कि जो बेरोजगार निर्धनता होती है वो 2 भाग्स में डिवाइड है। ये आप सभी जानते हैं कि कितने भाग्स में डिवाइड है? 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, तो एक तो एब्सोल्यूट होती है, एक कौन सी होती है? एब्सोल्यूट होती है। एब्सोल्यूट का मतलब कि आपको बाय बर्थ मिली है। दूसरी जो होती है वो रिलेटिव होती है। क्या होती है? रिलेटिव। तो उसके लिए ये जरूरी है कि मान लो रिलेटिव पॉवर्टी है तो ये जरूरी है कि वहां जो लोगों का एक नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड है, क्या आप उस नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड में कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये एक स्ट्रक्चर था जो मैंने आपसे यहाँ पे बात करी कि भाई देखिए 3 डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी को समझने के लिए हमें क्या इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं इसके। ठीक है, तो ये पॉवर्टी का एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत
एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। ओके, तो दिस एस्पेक्ट इज़ रियली इम्पोर्टेंट गाइस, क्योंकि ये आपको बताएगा कि एक्चुअली पॉवर्टी की क्या मतलब वेटेज है या किस प्रकार की पॉवर्टी बेसिकली है। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब हम इसके बारे में जानेंगे कि अभी हमने ये जो टॉपिक लिया है ये इंपॉर्टेंट क्या है। अभी अगर मैं रिसेंट डेज की बात करती हूँ, किसकी बात करती हूँ, रिसेंट डेज में लास्ट 2023 का आपका जो इंडेक्स आया वो लास्ट था 2023। ठीक है, तो 2023 जो था ये लास्ट था, तो उसी के बेसिस पे आज मैं आपको ये समझाने जा रही हूँ। ठीक है, तो इसका जो मेन मुद्दा है वो आपका जो लास्ट हमारी 2023 की रिपोर्ट आई थी, तो उसी के बेसिस पे अभी रिसेंट डेज में क्या हो गया है कि नीति आयोग रिलीज द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अभी रिसेंटली ही अभी हम ये भी जानेंगे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक्चुअली क्या होता है, पर लेकिन अभी जो रिसेंट न्यूज़ में है उसके बारे में मैं आपसे पहले बात करूंगी। तो रिसेंटली नीति आयोग रिलीज द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023। ठीक है, तो अभी रिसेंटली इसे करा गया है किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। तो हमें यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि ये किसके द्वारा होता है, नीति आयोग के द्वारा होता है। साथ में यहाँ पे मैं आपको हमेशा कहती हूँ नीति की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब स्टेबलाइज हुआ है, तो 1 जनवरी 2015 में स्टेबलाइज हुआ है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। ओके, रिप्लेस बाय द मतलब प्लानिंग कमीशन रिप्लेस बाय द नीति आयोग। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एक दो चीज़ें और जैसे कि इसके बारे में पता होनी चाहिए। इसके चेयरपर्सन हमेशा याद रखिएगा, हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वाइस चेयरमैन करंट में सुमन बेरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा सुमन बेरी। और ठीक है, तो इसी के अभी एक करंट मतलब एक इसके जो पहले प्रेसिडेंट बना, मतलब इसके पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो बने थे, सॉरी वाइस चेयरमैन, दैट इज द अरविंद पनगरिया। ओके, अरविंद पनगरिया जी बने थे। तो अरविंद पनगरिया जी करंट में, अब नहीं है, अब तो सुमन बेरी है, करंट में पहले इसके वो बने थे, यानी कि फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन। तो अरविंद पनगरिया जी को करंट में फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस कमीशन का चेयरपर्सन बना दिया गया है। ठीक है, तो ये रिसेंटली बने हैं, पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी रिसेंटली इनको बनाया गया है फाइनेंस कमीशन का चेयरपर्सन के रूप में भी नियुक्त हुए हैं कौन, अरविंद पनगरिया जी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो इंडिया का आता है उसको रिलीज करने का काम करती है नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग इसकी एक प्रोग्रेस रिव्यू देती है। ठीक है, जो कि प्रीवियस जो दिया गया था वो दिसंबर 2023 में इसका जो आया था। ठीक है, तो प्रीवियस रिव्यू जो इसका रहा था वो 2023 में रहा था। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। दैट इंडेक्स इज एन इम्पोर्टेंट टूल दैट इनेबल कंट्रीज टू ट्रैक देयर प्रोग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया यह सूचकांक एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो देशों को, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टूल है टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब है जो देशों के सतत विकास लक्ष्य को, विशेष रूप से एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लक्ष्य 1.2 की दिशा में अपनी प्रकृति को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है, जिसका उद्देश्य अपने सभी आयामों में गरीबी को कम करना है। देखिए यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होते हैं ये आने वाले भविष्य में हम किस कहाँ तक जाना चाहते हैं, या हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, या हमें अपने देश को हम आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर्स में किस तरीके से देखते हैं। तो हमारा लास्ट जो टारगेट मिला हुआ है अकॉर्डिंग मतलब टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दैट इज 2030। ओके, 2030 तक के इसमें गोल्स मिले हुए हैं, जो कि मैं अभी आगे आपको ये सारे गोल्स के बारे में भी बताऊंगी कि कौन कौन से गोल्स इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, तो इसके बारे में अभी हम बेसिकली बात करने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ी सी देर वेट करेंगे, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ।
Using the National Family Health Survey, this report presents India's progress in multidimensional poverty reduction between 2015-16 and 2019-21 in addition to 19-21 MPI result। मतलब क्या है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का उपयोग करते हुए यह रिपोर्ट भारत के 2019-21 MPI परिणामों के अलावा वर्ष 2015-16, 19-21 के बीच बहुआयामी गरीबी में कमी की प्रगति को दर्शाया है। अगर हम देखे जाएं तो 2015 से हमारे देश में 2019 तक का जो देखिए इसका जो सर्वेक्षण किया जाता है कि भैया गरीबी इंडेक्स का, वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बेसिकली कहलाता है। ठीक है, तो जो किया जाता है इसके द्वारा किया जाता है और अभी तक देखा गया है कि गरीबी के जो डाटाज हैं वो कुछ कम हुए हैं कुछ हद तक। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स के अंदर, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट गाइज। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो ये कुछ न्यूज़ में चीज़ें थी, इन्हीं न्यूज़ की चीज़ों को हमने कुरेते ये जाना कि अब हम यहाँ ये सीखेंगे कि ये मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, और ये काम कैसे करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको बेसिकली पता होने चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स, ये एक्चुअली है क्या, किस तरीके से काम करता है। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या होता है। व्हाट इज द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है, दैट इज द वैश्विक। ओके, तो ये क्या है दोस्तों, ये एक वैश्विक है यानी कि मतलब ग्लोबल बहुआयामी गरीबी का मतलब क्या होता है, कैसे काम करती है। तो इस तरीके से ये बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो द ग्लोबल MPI कैप्चर्स गैप इन हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है कि वैश्विक MPI स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर में व्याप्तता अभावों को पकड़ता है। इट complements the income poverty measure because it directly measure and compares deprivations। मतलब यह आय गरीबी माप को पूरा करता है क्योंकि यह सीधे अभावों को मापता है और तुलना करता है। मतलब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स से 3 बेसिस पर हमारी गरीबी को नापने का काम करता है। पहला हेल्थ बेसिस जो कि मैंने अभी आपको बताया था, दूसरा एजुकेशन के बेसिस पर क्योंकि एजुकेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर टुवर्ड्स द पॉवर्टी एलिवेशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा आपका क्या हो गया है, लिविंग स्टैंडर्ड को आपको वो करके बताएगा। ठीक है, तो मतलब लिविंग स्टैंडर्ड को मापने का काम करता है, जो कि जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने इसी के द्वारा स्टार्ट किया था। इट मेजर द इंटर रिलेटिव डेप्रिवेशंस ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड दैट डायरेक्टली अफेक्ट द पर्सन लाइफ एंड वेलबींग्स। यह प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति के जीवन और कल्याण को प्रभावित करने वाले शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर के परस्पर संबंधित अभावों को मापता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि डायरेक्टली हमारी लाइफ को, हमारे वेलबिंग को जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है तो वो कौन सी चीजें करती हैं। ऑब्वियसली बात है, हेल्थ करती है, तन अच्छा तो सब अच्छा। दूसरा एजुकेशन, अगर एजुकेशन को अगर हम इम्प्रूव नहीं करते तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर कमी आने लग जाएगी। एजुकेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, इसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करती हूँ तो लिविंग स्टैंडर्ड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ओके, तो ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, तो वेल आई होप कि आपको यहाँ पे मेरी बातें समझ आ रही होंगी। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, द ग्लोबल MPI रिपोर्ट्स इज पब्लिश जॉइंटली बाय द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, एंड द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसे जो ग्लोबल इंडिया के अंदर मैं बात करती हूँ तो इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट नीति आयोग देता है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो देता है वो नीति आयोग देता है। बट अगर हम यहाँ पर ग्लोबली बात करते हैं, ग्लोबली यानी कि GMPI की बात करते हैं, ठीक है, तो GMPI की जो रिपोर्ट होती है वो ऑक्सफोर्ड, इसको कौन करता है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको जो आप याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इसे OPHI के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो OPHI के नाम से आप इसे जानते हैं। तो ये बेसिकली इसकी रिपोर्ट तैयार करने का काम करता है।
ओके गाइस, तो और इसके साथ कौन साथ में काम करता है, तो ये संयुक्त रूप से काम करते हैं इसमें, प्लस आपका यूएनडीपी। ठीक है, तो यूएनडीपी की इसमें पूरी भूमिका होती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये मिलकर इसको निकालते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए कि भैया ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ में मिलकर कौन काम करता है, तो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बेसिकली इस दिशा में ये काम करते हैं। इसके बाद अगर मैं ग्लोबल एमपीआई का जो एजेंडा है कि भैया 2030 तक इन्होंने एक एजेंडा तैयार किया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो बेसिकली एजेंडा क्या है। ठीक है, तो जो ये एजेंडा तैयार किया गया था, ये एजेंडा क्या है, तो यहाँ पे है कि एड्रेसेस 17 SDGs, इन्होंने क्या किया था, 17 SDGs से एड्रेस कराया था इकोनॉमी को। SDGs का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कराया था, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। टू इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोशल वेलबींग फोकस्ड ऑन द कोर प्रिंसिपल ऑफ लिविंग नो वन बिहाइंड। मतलब यहाँ पे क्या था, इनका जो मेन मुद्दा था वो कि सतत विकास और सामाजिक कल्याण के आर्थिक, पर्यावरणीय व सामाजिक पहलुओं से संबंधित 17 SDG को संबोधित करता है तथा किसी को भी पीछे ना छोड़ने, लिविंग नो वन बिहाइंड। ओके, तो किसी को भी पीछे ना छोड़ने के मूल सिद्धांत पर केंद्रित है। मतलब 2030 तक किसी को भी नहीं छोड़ना है और सभी के एक लिविंग स्टैंडर्ड को, इनको एक बेहतर बनाने की दिशा में काम करना है। ओके, तो ये बेसिकली करा गया था। ओके गाइस, तो इसको याद रखेंगे। किसी को भी कोई एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट्स तो प्लीज पूछ लेंगे कि मैम नहीं समझ आया, या ये डाउट है या वो डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं टू बी वेरी क्लियरली कि एनी क्वेश्चन एंड डाउट, सो प्लीज टेल मी। ठीक है, तो नहीं भी समझ आया तब भी आप पूछ लें। इसके बाद देखिए, ये 17 गोल कौन कौन से बनाए गए थे, 17 जो गोल्स बनाए गए थे, ये कौन कौन से गोल है, ये हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर फॉलो एज कि इसमें आपका क्या था कि नो पॉवर्टी। ठीक है, यानी कि निर्धनता को कम करना है। कब तक के ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये 2030 तक के। ठीक है, जो इनका एजेंडा है वो 2030 तक का बेसिकली इनका एजेंडा है कि 2030 तक इनको मतलब इन गोल्स को हमें अचीव करना है। तो पहला आपका इसमें क्या है, नो पॉवर्टी यानी कि निर्धनता के लिए। दूसरा आता है जीरो हंगर। ठीक है, जो शून्य भूखमरी, ठीक है, भूखमरी होती है, हंगर डेथ होती है। ठीक है, तो उनको शून्य करना। ठीक है, तो जीरो हंगर को। गुड हेल्थ एंड वेलबींग यानी कि अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, मतलब एक गुड लिविंग स्टैंडर्ड वाला जीवन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि आवर कंट्री आर डिलीवर थ्योरेटिकल बेस ऑफ नॉलेज, बट द एजुकेशन बट द आवर सोसाइटी एक्चुअली नीड द प्रैक्टिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। बट ठीक है, तो हमारी लेकिन अगर मैं बात करती हूँ तो our government provides us theoretical quality of education, but we need a practically quality of education। तो एक क्वालिटी एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, गुणवत्ता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जेंडर इक्वालिटी दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज जेंडर इक्वालिटी ऑलवेज क्रिएट अ डिफरेंसेस अमंग द मतलब ऑलवेज क्रिएट डिफरेंसेस अमंग द सेक्स, जेंडर इक्वालिटी एंड ऑल। ठीक है, लाइक मैन एंड वुमेन एक्सेट्रा। तो जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कि इसका मतलब ये कि भाई देखिए, लोगों के अंदर अलग अलग प्रकार से भावनाएं बन गई हैं कि ये लड़कियों का है, ये लड़कों का काम है, ये वो ये, तो ये ठीक है। तो जेंडर इक्वालिटी का संघर्ष अभी तक जारी है। ठीक है, तो हमें आज़ादी तो मिल गई है, पर लेकिन जेंडर इक्वालिटी अभी भी बहुत पूर्ण रूप से हमारे देश में स्थापित नहीं हो पाई है। इसके बाद क्लीन वाटर
एंड सैनिटेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. यू नो वेरी वेल कि देयर आर मेनी स्टेट हु डिक्लेयर आर स्टेट इज द जीरो, ठीक है, मतलब डेफिकेशन फ्री स्टेट्स, ठीक है, यानी कि नो डेफिकेशन इन देयर स्टेट्स, बिकॉज इसके स्वच्छता के लिए, एक सैनिटेशन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया है. तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है. तो इसके लिए सोलर पैनल्स का भी बहुत इंतजाम वगैरह किया गया है अपने SDGs गोल को लेने के लिए. तो दिस ऑल्सो, मतलब जो सोलर पैनल्स होते हैं उनका भी काफ़ी इस्तेमाल किया गया है. डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब देखिए हमें प्रोडक्टिव वर्क करना है. ओके, डिसेंट वर्क ऑल्सो नोन एज द प्रोडक्टिव वर्क. तो प्रोडक्टिव वर्क करना है, जिससे ऑब्वियसली बात है कि जब हम प्रोडक्टिव वर्क करते हैं तो धीरे धीरे हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ करती है. तो दिस इज also very important factor of because of our economy. इसके बाद इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा. देखिए जब तक एक इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट नहीं किया जा सकता, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेहतर नहीं बनाया जा सकता, तब अपनी इकोनॉमी को हम कैसे ग्रो करा सकते हैं. इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेहतर बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना. रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, रिड्यूस इनइक्वालिटी का मतलब होता है देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, दैट इज अ सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है, पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज, ये कई तरह की इनइक्वालिटीज होती हैं. अगर मैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करती हूँ तो इसमें आ गया कि अगर सेम मतलब जगह पे काम करने वाले लोगों को अलग अलग जब मजदूरी दी जाती है, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर, उनके सेम क्वालिफिकेशन के आधार पर उनके साथ जब भेदभाव किया जाता है, वो किसी भी बेसिस पर हो सकता है, ठीक है, वो कुछ डिफाइंड नहीं है, देयर आर मेनी बेसिस, ठीक है, तो वो बेसिकली आ सकते हैं. इसके बाद सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, मतलब देखिए टिकाऊ शहर और समुदाय, यानी कि लोगों को उन समुदायों में बैठाना, उन लोगों को एक स्टेबल थिंग्स देना. हाँ, मैं इनइक्वालिटी में एक और चीज़ भूल गई, सोशल इनइक्वालिटी भी, जैसे कि लाइक जेंडर इक्वालिटीज़ वगैरह होती हैं, तो ये सारी भी इसके अंदर आती हैं. पॉलिटिकल मतलब कि सबको एक अधिकार देना, ठीक है, एक समानता के अधिकार सभी को देना. रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, जिम्मेदार उपभोग एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदार उपभोग और प्रोडक्शन, उत्पादन करना, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल आपको मतलब कंजप्शन करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन का मतलब है कि हम फिजूल खर्च ना करें, बिकॉज वी ऑल नो कि आर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है, बट आर मतलब ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस आर नॉट लिमिटेड, दैट इज अनलिमिटेड. ओके, दैट्स वाई इकोनॉमी क्रिएट है स्कार्सिटी, ठीक है. तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, ठीक है. अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं या हमें कैसे यूज़ करने चाहिए, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है. तो देखिए रिसोर्सेज को यूज़ करने के कुछ तरीके भी होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा नमूना देना चाहूँगी. जस्ट एक मिनट, बिकॉज आई नीड अ ब्लैंक पेज फॉर दैट. ओके गाइस, ठीक है. तो चलिए एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी. देखिए रिसोर्सेज जो होते हैं हमारी इकोनॉमी के पास, देयर आर जो संसाधन आप इसे कहते हैं, ये काफ़ी स्केयर होते हैं. एक्चुअली क्या है कि मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं उसके हम तीन तरह के तरीके से यूज़ कर सकते हैं. पहला यूज़ ये होता है कि मान लीजिए ये मेरी इकोनॉमी है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें इतने रिसोर्सेज दिए गए, इतना रिसोर्सेज दिया गया है हमें इकोनॉमी ने हमें टोटल इतना रिसोर्स प्रोवाइड कराया है. तो अब अगर हम इतने का जितना मान लो 10 पे रिसोर्स प्रोवाइड कराए, तो जितना हमारे पास रिसोर्सेज है, अगर हमने इस रिसोर्सेज को कंप्लीट यूज़ कर लिया, यानी कि जब 10/10 का यूज़ किया, ठीक है, तो कंप्लीट यूज़ कर लिया, कितने का, 10/10 का यूज़ किया, तो हम इस
इसे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? दैट इज नोन एज द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसे हम फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहेंगे। पर कई बार हमारी इकोनॉमी में आप सभी को पता है कि घर में अगर किसी भी पेरेंट्स के 2-3 बच्चे भी होते हैं तो उनको भी अगर पैसे दे दिए जाएं तो जरूरी नहीं है कि वो आइडियली सभी एक बराबर मात्रा में खर्च करके आएंगे। कभी कोई ज्यादा करके आ जाता है, कोई कम करके आ जाता है। तो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि सभी एक ही मात्रा में खर्च करके आए, ठीक है, सब एक जैसे हो, ये जरूरी नहीं है। तो कुछ लोग इकोनॉमी के जो ये दिए गए रिसोर्सेज हैं गिवन इकोनॉमी में, ये दिस इज अ गिवन रिसोर्सेज कि हमें ये रिसोर्सेज इकोनॉमी ने दिए हैं, ठीक है, तो इतना ही रिसोर्स हमें दिया है। तो हम कई बार उन रिसोर्सेज को नहीं यूज कर पाते और हम क्या करते हैं, उससे कम यूज कर पाते हैं, यानी कि हम सिर्फ 8 यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इतना है, पर हम कितना कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना यूज कर पा रहे हैं। तो जितना हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन दिया गया है हम उस मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे नहीं कर पा रहे, दैट इज नोन एज द लेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसे हम लेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। तो रिसोर्सेज, तो दैट इज नोन एज द लेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और इसी के बदले कई बार इकोनॉमी में जितने रिसोर्सेज इतना हमें दिया है तो इकोनॉमी कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसोर्सेज जो कम में भी ज्यादा कर लेती है। कुछ लोग देखिए वेस्ट को वेस्ट से बेस्ट बना देते हैं ना, किससे, ठीक है, तो वेस्ट से बेस्ट बना देते हैं। कैसे बना देते हैं कि मान लीजिए इकोनॉमी में कोई रिसोर्सेज खराब हो गए, आपने उन्हीं रिसोर्सेज का बेहतरीन प्रयोग करके उसे वेस्ट से क्या बना दिया, बेस्ट बना दिया। तो दैट इज अ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। हम इसे क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के रूप में हम इसे जानते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी का क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये गाइस हमें रिसोर्सेज को करते समय देखिए हमारा यहाँ पे एक पॉइंट था, दैट इज अ रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट गाइस कि हमें अपने जो रिसोर्सेज गिवन रिसोर्सेज है उन्हें रिस्पॉन्सिबली, आप अगर मैं अगर चाहूंगी तो या तो वही बात है ना कि बुरा किसी का कर नहीं सकते, भला किसी का कर नहीं सकते, तो बुरा किसी का मत करना। तो जब आपको जितने रिसोर्सेज दिए गए हैं अगर आप इन पूरे रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते तो कम भी मत करो, ताकि इकोनॉमी में बर्बादी होती है। तो सिंपल सी बात है कि जितने दिए गए हैं अगर आप इतने कर लेते हैं तो 10/10 का यूज करें, बेस्ट है। आप 10/12 का कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बेस्ट, दैट इज द एक्सट्रीम बेस्ट। बट लेकिन अगर आप 10/8 का कर रहे हैं तो ये तो भैया दिक्कत हो जाएगी, ये लेस यूटिलाइजेशन है। ओके गाइज, तो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन कि हमें हमारे जो रिसोर्सेज दिए गए हैं इन्हें किस तरीके से रिस्पॉन्सिबली इन पे काम करना है, इन्हें बेहतरीन बनाना है, ठीक है। अगला आता है क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जो भी हमारे मतलब देखिए क्लाइमेट एक ऐसी चीज है जो कम्प्लीटली अनसर्टेन है, ठीक है, तो इसकी सर्टेनिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है, ठीक है, तो ये अनिश्चित है, ठीक। तो हम इसे बेस्ट तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या हम इसे कितना यूज करें कि हमारी इकोनॉमी और ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम करे, तो ये भी सस्टेनेबल गोल्स हैं। लाइफ बिलो वाटर, यानी कि भूमि पर जीवन, मतलब कि हमारा जो वाटर रिसोर्सेज हैं हम उन्हें किस तरीके से बचा सकते हैं और रिसोर्सेज को हमें कहाँ तक रखना है, तो ये भी सस्टेनेबल गोल्स हैं। लाइफ ऑन लैंड, हमें अपनी जमीन के लिए जो काम करने हैं। पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ऐसे कुछ संस्थान बनाने हैं जो कि पीस को प्रमोट करते हैं, इंटरनेशनल पीस हो या इंटरनल हो या इंटरनेशनल हो, ठीक है, इन दोनों पीस को प्रमोट करने के लिए। अगला आता है पार्टनरशिप टू अचीव द गोल, लक्ष्य हासिल करने के लिए साझेदारी। अब देखिए कोई भी कंट्री अगर अपने इन 17 लक्ष्य को पूरा करना चाहती है जो ग्लोबली दिए गए हैं, 2030 तक का इनका टारगेट एजेंडा रखा गया है, तो उसे बाकी कंट्रीज के साथ मिल करके उनके साथ प्यार मोहब्बत से काम करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं अपने पड़ोसी देश से लड़ाई कर लो उसके बाद क्या करो कि इनको अचीव करने की हम बात कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप इन्हें पूरा करना चाहते हो तो आपको अपने पड़ोसी देश के साथ प्यार मोहब्बत से रहना ही पड़ेगा, उनके साथ कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। तो ये थे गाइस 2030 के एजेंडा के 17 SDGs जो कि दिए गए हैं, जिन्हें पूरा करना दैट इज अ वेरी कंपल्सरी टास्क for our country, for our growth, for our innovative growth, ठीक है। तो ये हमारी इनोवेटिव ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो वेल गाइज, आई होप कि आपको यहाँ तक ये बातें समझ आ गई होंगी। किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी, एनी क्वेश्चंस एंड डाउट्स, सो प्लीज टेल मी कि मैम समझ नहीं आया है या दोबारा बता दीजिए। ओके, अगर आप लोग मुझे मैसेज लिख सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सभी लाइव कॉमेंट्स को पढ़ती हूँ, तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कॉमेंट
कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि मैम नहीं समझ आया, दोबारा बता दीजिए। देयर इज नो इशू, नो प्रॉब्लम, सो प्लीज टेल मी। ओके ओके वेल गाइस, तो चलिए अगला हमारा क्या आता है। तो यहाँ पर गाइस हम मल्टी डायमेंशनल जो इंडेक्स होते हैं, जो हमारे हाउस होल्ड होते हैं या जो हमारी लाइफ से जो डिपेंडेंसी होती है, उस डिपेंडेंसी पे अगर मैं बात करूं तो इसके कुछ इंडिकेटर्स भी होते हैं जो ये निकाला जाता है। तो इसे निकालते समय किन बेसिस पर निकाला जा रहा है, तो मैंने आपको 3 बेसिस बताए थे। एक मैंने हेल्थ बताया था, एक एजुकेशन बताया था और तीसरा मैंने लिविंग स्टैंडर्ड बताया था। तो देखिए यहाँ पर पहला जो हेल्थ है, हेल्थ का प्रोस्पेक्ट लेते हैं तो इसमें न्यूट्रिशन की वैल्यूज को रखा जाता है जिसकी जो वेटेज है 1/6 दी गई है। ठीक है, ये मैं आपको स्टार्टिंग जब मैंने आपको क्लास स्टार्ट की थी तो सबसे पहले यही बताया था कि जो हमारी हेल्थ वैल्यूज दी गई है, वेटेज दी गई है, वो 1/6 की दी गई है। तो न्यूट्रिशन, एन एडल्ट अंडर 70 ईयर ऑफ एज और अ चाइल्ड इज अंडर न्यूट्राइज। ठीक है, तो जितने भी लोग इसके अंदर सभी आते हैं जो भी 70 साल से मतलब बिलो 70 ईयर्स के हैं, और साथ में इसमें चाइल्ड जितने भी अनन्यूट्राइज्ड हैं, जिनको अच्छा से न्यूट्रिशन नहीं मिला। चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि मतलब शिशु मृत्यु दर होती है। एनी चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स हैज डाइड इन द 5 ईयर प्रेसिडिंग द सर्वे। तो इसमें सभी लोगों को लिया जाता है जो भी बच्चे हैं, जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं और 5 साल के भीतर, जो भी सर्वे हो रहा है उसके 5 साल के भीतर। ठीक है, प्रीसीडिंग ईयर, मान लीजिए सर्वे 2015 में हो रहा है तो 2015 से पीछे चले जाओ 5 साल, 2010 तक के सर्वे में जो भी बच्चों की डेथ हुई है उन सभी को इसमें लिया जाएगा। उनकी मोर्टेलिटी है, जो भी उनकी मोर्टेलिटी हुई है उसके बारे में पता किया जाता है। कौन पता करता है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा पता किए जाते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी का हेल्थ इंडेक्स के जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या क्या हैं, वो उसके 2 इंडिकेटर्स हैं, दैट इज द न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो भी आप खाना खा रहे हैं, जो भी आप कैलोरीज अडॉप्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें। चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि शिशु मृत्यु दर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज द एजुकेशन। एजुकेशन के इंडिकेटर्स जो दिए गए हैं वो दिया गया है ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो ईयर ऑफ स्कूलिंग में नो हाउस होल्ड मेंबर एज 10 ईयर्स और ओल्डर हैज कंप्लीटली 6 ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाउस होल्ड की कितने जो हाउस होल्ड हैं वो पिछले 6 सालों से एजुकेशन अडॉप्ट कर रहे हैं, इसकी भी जो वेटेज दी गई है वो 1/6 इसकी वेटेज दी गई है। इसके बाद स्कूल अटेंडेंस। ठीक है, एनी स्कूल एज्ड चाइल्ड इज नॉट अटेंडिंग स्कूल अप टू द एज ऑफ विच इट्स कंप्लीट द क्लास 8। मतलब 8वीं कक्षा तक के बच्चे जो भी अपने स्कूलिंग है उन्हें अगर नहीं पा रहे हैं बेहतरीन तरीके से, तो उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ओके, इसकी भी वेटेज 1/10। इसके बाद नेक्स्ट जो इंडिकेटर आता है दैट इज मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके मतलब ये एक डायमेंशियल है कि इसमें हम क्या क्या चीज़ों को देखते हैं। तो पहले कुकिंग फ्यूल, यानी कि जो खाना बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं, तो द हाउस होल्ड कुक विद डंग्स, वुड, चारकोल और कोल। ठीक, आप क्या गैस का यूज कर रहे हैं, वुड का यूज कर रहे हैं, चारकोल का या कोल का। तो 1/18 की इसमें रेटिंग दी गई है। बट लेकिन कहा जाता है कि आपको अब जो मतलब गैसेस का इस्तेमाल करने की सलाह ज्यादातर दी जाती है। उससे क्या है कि आपको जो भी आपका पॉल्यूशन रिलेटेड पॉल्यूटेड डिसीज होती हैं उससे बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद सैनिटेशन, द हाउस होल्ड सैनिटेशन फैसिलिटी इज नॉट इम्प्रूव। इसके अंदर आपको जो भी दीपक अहिरवार, ठीक है, चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक अहिरवार। अगर आपके कोई भी डाउट्स इंक्वायरीज हैं आप पूछ सकते हैं। द हाउस होल्ड सैनिटेशन फैसिलिटी इज नॉट इम्प्रूव अकॉर्डिंग टू SDG गाइडलाइंस और इट इज इम्प्रूव बट शेयर विद अदर हाउस होल्ड्स। मतलब इसके अंदर आपको जो मिलती है सैनिटेशन, यानी कि जो आपका शौच की सुविधाएं हैं, ठीक है, शौचालय वगैरह जो होते हैं, ठीक है, शौचालय वगैरह जो होते हैं, तो उसमें आपके पास जो फैसिलिटीज हैं क्या उन्हें इम्प्रूव किया गया है या इम्प्रूव नहीं किया गया। तो उन इंडिकेटर्स को यहाँ पे रखा गया है। इट इज इम्प्रूव्ड बट द शेयर विद अदर हाउस होल्ड। कहीं आपको अदर अलग अलग हाउस होल्ड जो है उनके साथ शेयर तो नहीं करने पड़े, तो ये भी बहुत जरूरी है।
ओके गाइस, इसके बाद आता है ड्रिंकिंग वाटर। तो द हाउस होल्ड डज नॉट हैव एक्सेस टू इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर और सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज इट एटलीस्ट 30 मिनट वॉक फ्रॉम होम। मतलब कि आपके पास कि वहाँ पर आपके घर से मतलब 30 मिनट की दूरी पर क्या कहीं एक ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, जो जहाँ से आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है ना कि आप घर में ही रहेंगे, घर से बाहर भी तो निकलते हैं, तब भी तो आपको ड्रिंकिंग वाटर की ज़रूरत होती है, तो ये बहुत ज़रूरी। इलेक्ट्रिसिटी, द हाउस होल्ड हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर आता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो दर्ज की जाती है। हाउसिंग मटेरियल फॉर एटलीस्ट वन ऑफ रूफ, वॉल एंड फ्लोर आर inadequate. The floor or is a natural material and of roof and walls are a natural or a rudimentary material। मतलब कि जो आपका घर है उसमें किस तरीके का मटेरियल यूज़ किया गया है, ये भी आपकी पॉवर्टी को इंडिकेट करता है। तो जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है तो वो इन चीज़ों को भी देखता है कि जो भी मटेरियल आपका बेस्ट नहीं है या जो इस तरीके का मटेरियल यूज़ किया गया है जो आपको घर के लिए यूजफुल नहीं होने वाला है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। असेट, द हाउस होल्ड डज नॉट ओन more than one of these assets: radio, TV, telephone, computer, animal, cart, bicycle, motorbike, refrigerator, and does not own a car or truck। ठीक है, तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी जब कोई भी व्यक्ति एक ऐसी असेट्स नहीं कर, अपने घर के लिए टीवी नहीं ले पा रहा है, टेलीफोन, कंप्यूटर, फ्रिज, इस तरह की चीज़ें नहीं ले पा रहे हैं, तो वो भी आपके जाएंगे। एंड वेटेज इज 1/18। ओके, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो है 1/18 है और बाकी हेल्थ एंड एजुकेशन का 1/6 वेटेज दिया गया है। ओके, चलिए, सो गाइज यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अब हमने बात करी थी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द व्हाट इज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है, यानी कि इंडिया का। तो यहाँ पे आता है नीति आयोग एज अ नोबल एजेंसी टू द MPI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ अ इंडिजीनियस इंडेक्स टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज एड्रेसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो नीति आयोग एक इसकी नोडल एजेंसी है जो कि क्या करती है, बहुआयामी गरीबी को संबोधित करने में राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन की निगरानी हेतु एक स्वदेशी सूचकांक के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया के अंदर इसके लिए जो जिम्मेदार है वो कौन है, नीति आयोग। ठीक है, तो जो इसके लिए काम करता है, तो नीति आयोग इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर अबाउट दैट। ओके गाइज, अगला आता है the institutionalized that this Niti Aayog constituted an interministerial multidimensional poverty index coordination committee comprising ministries and departments related to sectors such as health, education, nutrition, rural development, drinking water, sanitation, power and urban development। मतलब बच्चे यहाँ पे क्या दिया गया, इसे संस्थागत बनाने के लिए नीति आयोग ने एक अंतर मंत्रालय MPI समन्वय समिति, ठीक है, तो इसे आपको फुल फॉर्म है मल्टी डायमेंशन, इसकी क्या हो गई फुल फॉर्म, मल्टी डायमेंशियल इंटर, ठीक है, इंटर कोऑर्डिनेशन कॉर्पोरेशन। ओके, तो मल्टी डायमेंशियल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉर्पोरेशन का गठन किया जिसे आप MPICC कहते हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, ग्रामीण विकास, पेयजल, स्वास्थ्य, बिजली और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में संबंधित मंत्रालय और विभाग शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद आता है यहाँ पर कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के सर्वेक्षण और कार्यान्वयनकर्ताओं जैसे अन्य लोगों के समर्थन वाली समिति राष्ट्रीय MPI विकसित करने तथा तकनीकी कठोरता और मजबूती सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रही है। मतलब कि ये इसके साथ मिलकर काम करती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं ये अगर चाहे तो ये अलग अलग विशेषज्ञों से सलाह ले सकती है। जैसे कि आपको पता है OPHI क्या है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी, ठीक है,
हेल्थ इंडेक्स। तो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी जो ये इंडेक्स है जिसके बारे में मैंने आपसे पहले थोड़ी देर पहले बात की थी, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, सॉरी, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है, इसकी फुल फॉर्म है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम अपने देश का किसी भी प्रकार का विशेषज्ञों से जो भी वो लेना चाहते हैं कि मतलब हमें भाई आप ये एक अच्छा फैक्ट दीजिए, तो इस एमपीसीसीआई की संरचना सूचकांक के भीतर संकेतकों और उप संकेतकों की बहुआगामी प्रगति से ली गई है। इसमें परिवार के स्तर पर उपलब्धियों में सुधार के लिए नीतियां और हस्तक्षेपों पर अंतर क्षेत्रीय दृष्टिकोण सामने आया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। निर्धनता मापन का इतिहास, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सबसे पहली बार निर्धनता को मापने के लिए अपनी किताब में दादा भाई नौरोजी ने 1901 में सबसे पहली बार शुरुआत की थी। ठीक है, तो जिन्होंने अपनी मतलब आहार की लागत के बेसिस पर चीज़ें बताई थी। उसके बाद 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी ने 1938 में, उसके बाद 1944 में बॉम्बे कमीशन ने मतलब निर्धनता का अनुमान लगाया था। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद निर्धनता के आकलन महत्वपूर्ण बना रहा और इसके लिए 1962 में सबसे पहली बार इसके शुरुआती प्रयासों में वर्किंग ग्रुप बनाया गया था, जो कि यहाँ पर नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी इसके साथ मिलकर इसने काम किया। इसके बाद 1971 में डांडेकर और एन रथ जो थे, डांडेकर और एन रथ ने समिति बनाई। 1979 में डॉक्टर वाई के अलख ने बनाई थी, जिसने कैलोरीज का सिस्टम दिया था, 1100 कैलोरीज और 2400 कैलोरीज का, कि गांव के लोगों के लिए 2400 और 2100, गांव के लोगों के लिए 2100 कैलोरी पर डे और शहर के लोगों के लिए 2400 कैलोरी पर डे में न्यूनतम आवश्यकता और प्रभावी उपभोग के मांग पर टास्क फोर्स शामिल है। इसके बाद लकड़वाला कमेटी 1993 में बनी, फिर तेंदुलकर कमेटी बनी और इन सभी कमेटियों के सुधार के लिए रंगराजन कमेटी 2004 में बनी थी। ठीक है, तो इन सभी के लिए जो सुधारात्मक कार्य करने थे कि भैया बेहतर रूप से और किस तरीके से इन सब चीज़ों को सुधारा जा सकता है, तो उसके लिए एक कमेटी और बना दी गई। ओके गाइज, सो वेल, आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। इसके बाद आता है कि राष्ट्रीय बहुआगामी गरीबी सूचकांक के आयाम क्या है, कि भाई ये किस तरीके से काम करता है। तो ये 3 संकेतकों पे काम करता है, जो मतलब 3 तरीके के इसके आयाम हैं, जिनकी मैंने आपको पीछे बात करी थी। देखिए, ये रहे इसके 3 आयाम, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, और इनके जो इंडिकेटर हैं वो टोटल 12 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए कि देयर आर 12 इंडिकेटर। 1, 2, पहला न्यूट्रिशन, 1, सेकेंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, 3rd ईयर ऑफ एजुकेशन, 4th ईयर ऑफ स्कूल ऑफ अटेंडेंस। इसके बाद आता है मतलब 5th जो है 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये इसके इंडिकेटर्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे इन इंडिकेटर्स को देखिए, यहाँ पे वेटेज जो दी गई है वो वेटेज कुछ इस तरीके से इनकी वेटेज है। इसमें आपके 2 चीज़ें ऐड करी गई हैं, मैटरनल हेल्थ, और अब पहले 10 थे, अब 2 और बढ़ा दिए गए हैं, तो बैंक अकाउंट भी इसमें ऐड कर दिए गए। तो ये है। ठीक है, इसके बाद इसके उप सूचकांक में जो होते हैं कि इसमें देखा जाता है जो भी इसके उप सूचकांक हैं उनके बेसिस पर काम किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है हेड काउंट रेशो। हेड काउंट रेशो होता है कि जो भी हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग निर्धन है। ठीक है, तो ये हेड काउंट रेशो होता है। तो जनसंख्या में मतलब हेड काउंट रेशो निकाला जाता है कि कितने लोग निर्धन है। निर्धनता की तीव्रता, गरीब कितने निर्धन है, तो पहले आता है कितने निर्धन है और गरीब कितने निर्धन। अभावों का औसत अनुपात बहुआगामी निर्धन व्यक्तियों द्वारा अनुभव किया जाता है। तीव्रता की गणना करने के लिए सभी निर्धन लोगों के भारित अभाव स्कोर को जोड़ा जाता है, जिसे निर्धनों की
कुल संख्या से विभाजित किया जाता है। निर्धनों में भी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट्स किनको है उनको देखा जाता है। एमपीआई हेड काउंट रेशियो और निर्धनता की तीव्रता को अगर आप इन दोनों को गुणा कर देंगे HNA को, तो जो निकल के आता है वो आपका एमपीआई इंडेक्स होता है। ठीक है, ओके गाइज, सो वेल आई होप कि आपको ये सारी चीजें डेफिनेटली समझ आ गई होंगी। किसी को भी कोई दिक्कत है तो देखेंगे। इसके बाद मुख्य परिणाम जो है, निर्धनता में बड़ी गिरावट देखी गई है। तो वो क्या क्या देखी गई है? ग्रामीण और क्षेत्रों के बीच बहुआगामी निर्धनता में असमानताएं अभी भी मौजूद हैं। 2019 और 21 में बहुआयामी निर्धनों का अनुपात शहरी क्षेत्रों में 5.27% की तुलना में ग्रामीण में 19.28 होने के कारण मूल्य में कमी पूर्ण रूप से निर्धन। देखिए अभी भी अगर मैं गांव की बात करूं तो वहां पर इसका रेशो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा रेशो होने की वजह से यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स भी आई हैं। बिहार का रेशो सबसे ज्यादा देखा गया था कि बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी का रेशो देखा गया था और केरल में सबसे अधिक कम। ओके गाइज, तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे आता है कि एमपीआई में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का क्या महत्व होता है, यानी कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, ये क्या काम करता है? तो वैश्विक एमपीआई का निर्माण उन देशों में जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य सर्वेक्षण का उपयोग करके किया जाता है जहां यह उपलब्ध है। तो इसमें डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे लिया जाता है, डीएचएस के द्वारा इसमें एक सर्वे किया जाता है। डीएचएस संकेतकों के डाटा संग्रह के लिए मानकीकरण, सर्वेक्षण पद्धति और निर्देशन का पालन करते हैं। यह भौगोलिक दृष्टि से जनसंख्या उप समूहों द्वारा कई स्तर पर प्रतिकरण को दिखाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। ठीक है, इसके बाद बहुआयामी निर्धनता को कम करने के लिए सरकार के द्वारा भी कई बार कदम उठाए गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो यह नीति आयोग का एक व्यापक पहल है जिसमें सरकार ने राज्य सहायता मिशन बनाया, यानी कि स्टेट हेल्थ मिशन बनाया था। इसका उद्देश्य राज्य तथा केंद्र प्रशासित देशों के साथ निरंतर सहयोग को फिर से सशक्त करना है और इस मिशन के तहत नीति आयोग राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेशों को क्षमता निर्माण व इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्थापित करना है। मतलब लोगों, यूनियन टेरिटरी और स्टेट के बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाना, और साथ ही साथ अगर कोऑर्डिनेशन बनेगा तो एसडीजी गोल को भी अपनाया जा सकता है। इसके बाद सरकार ने एक कदम और उठाया जिसे कहते हैं प्रोग्रेस डैशबोर्ड। प्रोग्रेस डैशबोर्ड का मतलब होता है कि जैसे जैसे जो भी प्रोग्रेस होती है उसे डैशबोर्ड पर सभी चीजों को निर्धारित करना। ठीक है, तो ये भी कदम सरकार के द्वारा ही उठाया गया था। सो वेल आई होप गाइज, अगर आपको अभी भी कोई चीजें समझ नहीं आई हैं या कोई भी किसी को दिक्कत है, सो प्लीज टेल मी कि मैम नहीं समझ आया, कोई दिक्कत परेशानी, एनी क्वेश्चंस एंड क्वायरीज, तो प्लीज टेल मी। ओके, तो ये थे आपके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही।